अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके, इनमें 3 असली गेट क्वेश्चंस हैं 2025 और 2026 के पेपर से, और उनका हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। बाकी तो मैंने बनाए हैं बिल्कुल एग्जाम की शैली में, और उनका हर नंबर ब्रूट फोर्स से जांचा गया है, यानी कंप्यूटर ने एक एक केस गिनकर कंफर्म किया है। लैडर ऐसी है: पहला वार्म अप, बीच वाले एग्जाम लेवल, चौथा भारी, और पांचवा जानबूझकर गेट से भी कड़ा, ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, गेट 2025, क्वेश्चन 45। ये एमसीक्यू है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में 100 फेयर डाइस फेंके जाते हैं। हर डाई पर फेसेस 1 से 6 तक। इवेंट आ का मतलब है वो सारे आउटकम्स जिनमें कम से कम एक डाई पर 1 आया हो। पूछा है पी ऑफ आ कितना है। ऑप्शन आ कहता है 0, ऑप्शन बी कहता है 1, ऑप्शन सी कहता है 1 - 5/6 होल टू दी पावर 100, और ऑप्शन डी कहता है 5/6 होल टू दी पावर 100। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एक हिंट, एटलीस्ट पढ़ते ही सीधे गिनने मत बैठिए, क्योंकि उस रास्ते पर 100 अलग अलग केसेस खड़े मिलेंगे। सवाल की जान एक ही शब्द में है, एटलीस्ट। इसका मतलब है एक डाई पर 1 आए, या 2 डाइस पर, या 10 पर, या सब पर। इन सब को अलग अलग गिनने बैठे तो 100 केसेस बनेंगे, और एग्जाम का समय वहीं खत्म। इसलिए उल्टा चलिए, एटलीस्ट 1 का उल्टा है, नॉट इवन 1, यानी किसी भी डाई पर 1 नहीं आया। हर डाई पर बाकी 5 फेसेस बचते हैं, और डाइज 100 हैं। तो ऐसे आउटकम्स हैं 5 टू द पावर 100। कुल आउटकम्स हैं 6 टू दी पावर 100, क्योंकि हर डाई 6 तरीकों से गिर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 5 टू द पावर 100 अपॉन 6 टू द पावर 100, जो साफ करके 5/6 होल टू द पावर 100 बनती है। अब एक में से घटा दीजिए, P ऑफ आ बराबर 1 - 5/6 होल टू द पावर 100। यही ऑप्शन सी है, और ऑफिशियल की भी सी है। पूरा सवाल टू लाइन में खत्म, बिना एक भी केस गिने। अब वो जाल जिसके लिए ये सवाल बना है, जल्दी में हाथ सीधे ऑप्शन डी पर जाता है, क्योंकि 5/6 होल टू दी पावर 100 अभी अभी हमारे सामने आया था। पर वो P ऑफ आ नहीं है, वो उसका उल्टा है। किसी भी डाई पर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी। जो निकाला है और जो पूछा गया है, इन दोनों में हमेशा फर्क रखिए। दूसरा जाल ऑप्शन आ है। दिमाग सोचता है कि किसी डाई पर 1 आना तो रेयर बात है, तो प्रोबेबिलिटी 0 के आसपास ही होगी, पर डाइज 100 है। 5/6 होल टू द पावर 100 इतना छोटा नंबर है कि प्रैक्टिकली 0 है। इसलिए जवाब 1 के बेहद करीब बैठता है, 0 के नहीं। यानी ऑप्शन बी भी लगभग सही लगता है, पर बिल्कुल 1 नहीं है। ऐसे आउटकम्स मौजूद हैं जिनमें एक भी डाई पर 1 नहीं आता, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 से जरा सी कम रहती है। और अब वो पैटर्न जो आगे हर बार मुफ्त काम करेगा। अगर हर ट्रायल में किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी P है और ट्रायल्स N है, तो एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी है 1 - 1 - P होल टू दी पावर N। ये एक लाइन बाइनोमियल वाले सवालों में भी सीधी लग जाती है। अगला सवाल कमिटी वाला है, इसलिए एक तस्वीर पहले। ये देखिए, एक बोर्ड रूम की मेज पर 9 नेम कार्ड्स रखे हैं, और उनमें से सिर्फ 3 खड़े किए गए हैं। यही तस्वीर पूरा सवाल है। गौर कीजिए, खड़े हुए कार्ड्स में कोई क्रम नहीं है। कौन सा कार्ड पहले खड़ा हुआ, इससे कमेटी बिल्कुल नहीं बदलती। जब भी सवाल में कमेटी, टीम, पैनल या ग्रुप जैसा शब्द दिखे, ये तस्वीर याद कर लीजिए और सीधे कॉम्बिनेशन पर जाइए। यही एक आदत एग्जाम में कई मार्क्स बचाती है, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परम्यूटेशन लगा बैठते हैं और आंसर कई गुना बड़ा कर देते हैं। दूसरा सवाल मेरा बनाया हुआ है, पर बिल्कुल गेट की शैली में, नैट टाइप, 1 मार्क।
एक ऑफिस में 5 मेन और 4 वुमेन हैं। इनमें से 3 लोगों की एक कमेटी बिल्कुल रैंडमली बनाई जाती है। पूछा है इस कमेटी में एग्जैक्टली 1 वुमन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जवाब डेसिमल में चाहिए 3 प्लेसेस तक। वीडियो रोककर खुद कीजिए। शुरू करने से पहले सिर्फ इतना तय कीजिए कि यहां ऑर्डर मैटर करता है या नहीं। बाकी पूरा हल उसी एक फैसले से निकलेगा। कमेटी है तो ऑर्डर बेमानी। पूरा सवाल कॉम्बिनेशन का है। पहले डिनोमिनेटर यानी कुल कितनी कमिटीज बन सकती हैं। 9 लोगों में से 3 चुनने हैं यानी 9C3। ऊपर 9 इंटू 8 इंटू 7 बराबर 504। नीचे 3 फैक्टोरियल यानी 6। भाग देने पर मिलता है 84। अब न्यूमरेटर एग्जैक्टली 1 वुमन चाहिए यानी 4 वुमेन में से 1 चुनिए और बचे हुए 2 मेंबर्स 5 मेन में से। ये 2 अलग फैसले एक साथ हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई होंगे। 4C1 बराबर 4 और 5C2 बराबर 10। तो न्यूमरेटर हुआ 4 इंटू 10 यानी 40। प्रोबेबिलिटी बनी 40 अपॉन 84 जो सिंप्लीफाई होकर 10 अपॉन 21 बनती है यानी लगभग 0.476। ब्रूट फोर्स से भी यही निकला। कंप्यूटर ने सारी 84 कमिटीज बनाई और उनमें से ठीक 40 में एग्जैक्टली 1 वुमन थी। इस सवाल के 2 आम जाल हैं। पहला, न्यूमरेटर में परम्यूटेशन लगा देना। 4P1 इंटू 5P2 लिखने पर न्यूमरेटर 40 की जगह 80 आ जाता है और प्रोबेबिलिटी 80 अपॉन 84 यानी लगभग 0.95 दिखने लगती है। देखने में ये भी एक ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी लगती है, इसीलिए ये जाल पकड़ में नहीं आता। याद रखिए, कमिटी में लोगों का क्रम कहीं नहीं है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉम्बिनेशन ही चलेगा। दूसरा जाल भाषा का है। एग्जैक्टली 1 वुमन और एटलीस्ट 1 वुमन बिल्कुल अलग चीजें हैं। एटलीस्ट 1 निकालना हो तो कॉम्प्लीमेंट लीजिए। बिना किसी वुमन वाली कमिटीज हैं 5C3 यानी 10। तो जवाब होगा 1 माइनस 10 अपॉन 84 यानी 74 अपॉन 84 लगभग 0.88। सवाल में एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट को हमेशा सर्कल कर लीजिए। तीसरा सवाल, गेट डाट 2026 क्वेश्चन 20 MCQ है। 2 मार्क्स। एक प्रोग्राम इक्वेशन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बराबर 20 का कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन रैंडमली देता है। पूछा है दिए हुए सॉल्यूशन में चारों n के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑप्शंस में जवाब सीधे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की शक्ल में दिए गए हैं। 19 चूज 3 अपॉन 23 चूज 3, 20 चूज 4 अपॉन 24 चूज 4, 20 चूज 3 अपॉन 23 चूज 3 और 19 चूज 4 अपॉन 24 चूज 4। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। ये वही चौथा केस है जो टॉपिक वीडियो में देखा था। आइडेंटिकल चीजें, अलग अलग बॉक्सेस यानी स्टार्स एंड बार्स। इस सवाल की पूरी तस्वीर ये है। 20 एक जैसी मार्बल्स एक सीधी लाइन में रखी हैं और उनके बीच 3 पतली ब्रास की छड़ें खड़ी हैं जो लाइन को 4 हिस्सों में बांट देती हैं। पहले हिस्से की मार्बल्स n1, अगले की n2, फिर n3 और आखिरी की n4। अब सोचिए, मार्बल्स आपस में बिल्कुल एक जैसी हैं, इसलिए कौन सी मार्बल कहाँ है इससे कुछ नहीं बदलता सिर्फ ये है कि छड़ें कहाँ खड़ी हैं। इसलिए सॉल्यूशंस गिनना और छड़ों की जगहें गिनना, ये दोनों बिल्कुल एक ही काम है। जिस दिन ये बात बैठ गई, स्टार्स एंड बार्स वाला कोई सवाल आपको नहीं रोक सकता। सवाल कहता है कि प्रोग्राम कोई भी एक नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन रैंडमली देता है, यानी सारे सॉल्यूशंस बराबर लाइकली हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी बनेगी पॉजिटिव सॉल्यूशंस अपॉन टोटल सॉल्यूशंस। दोनों स्टार्स एंड बार्स से गिनेंगे। पहले टोटल 20 स्टार्स और 3 बार्स, यानी एक लाइन में 23 पोजीशंस। इनमें से 3 जगहें बार्स के लिए चुन लीजिए। 23 चूज 3 जो 1771 है। अब पॉजिटिव वाला केस, हर वेरिएबल कम से कम 1 होना चाहिए। तो पहले हर एक को 1 दे दीजिए। इस तरह 4 यूनिट्स पहले ही बढ़ गए। अब बचे 16 यूनिट्स
और वो बिना किसी शर्त के बढ़ सकते हैं, यानी 16 स्टार्स और 3 बार्स। कुल 19 पोजीशंस में से 3 चुनिए, जो 19 चूज 3 है, यानी 969। तो प्रोबेबिलिटी है 19 चूज 3 अपॉन 23 चूज 3, यानी 969 अपॉन 1771, जो लगभग 0.55 है। यही ऑप्शन आ है और ऑफिशियल की भी आ है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सिंप्लीफाई करके नहीं दिए गए थे, सिर्फ ये पहचानना था कि ऊपर 19 चूज 3 बैठेगा और नीचे 23 चूज 3। अब चारों ऑप्शंस को साथ रख कर देखिए, क्योंकि यही इस सवाल का असली जाल है। तीनों गलत ऑप्शंस एक एक ऑफ बाय 1 गलती से बने हैं। हर ऑप्शन को सिर्फ इसी नजर से देखिए, बार्स कितनी ली और शिफ्ट ठीक किया या नहीं। ऑप्शन आ सही है, नीचे 23 चूज 3 और ऊपर 19 चूज 3, यानी लगभग 0.55। ऑप्शन बी में बार्स 4 ले ली गई, जबकि 4 बॉक्सेस के लिए बार्स सिर्फ 3 चाहिए। एक एक्स्ट्रा दीवार पूरा काउंट बदल देती है। ऑप्शन सी में शिफ्ट गलत हुआ। हर बॉक्स को एक एक देने के बाद 16 यूनिट्स बचते हैं, 20 नहीं। यही एक की चूक न्यूमरेटर को 969 से बढ़ाकर 1140 कर देती है। और ऑप्शन डी में दोनों गलतियां एक साथ हैं, बार्स भी 4 और शिफ्ट भी गलत। सीक टू लाइन में बार्स हमेशा बॉक्सेस से एक कम होती हैं और ऑल पॉजिटिव चाहिए तो पहले हर बॉक्स को एक देकर बाकी यूनिट्स को फिर से आजाद छोड़ दीजिए। चौथा सवाल भारी है, इसलिए पहले तस्वीर से आइडिया पकड़िए। 5x5 का एक ग्रिड है जिसमें एक जैसे कॉइन्स रखे हैं, कुछ हेड्स ऊपर और कुछ टेल्स। अब एक पूरी रो और एक पूरे कॉलम पर रोशनी डालिए। दोनों को ध्यान से देखिए, वो एक जगह आपस में काटते हैं और वही एक कॉइन दोनों में शामिल है। यही इस सवाल की पूरी कहानी है। उस साझा कॉइन की वजह से रो वाली बात और कॉलम वाली बात एक दूसरे से बंध जाती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग मानकर प्रोबेबिलिटीज को सीधे गुणा नहीं किया जा सकता। जहां भी इवेंट्स किसी चीज को आपस में शेयर करें, वहां इंडिपेंडेंस मुफ्त नहीं मिलती। चौथा सवाल, गेट डाट 2026 क्वेश्चन 64 नैट है। 2 मार्क्स। एक 5x5 मैट्रिक्स आ है जिसकी हर एंट्री बर्नौली p बराबर 0.5 फॉलो करती है और सारी एंट्रीज इंडिपेंडेंट है, यानी हर एंट्री 0 या 1 बराबर मौके के साथ। पूछा है दूसरी रो का सम 3 हो और तीसरे कॉलम का सम भी 3 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जवाब टू डेसिमल प्लेसेस तक। एक चेतावनी साथ लीजिए, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं। पहले ये सोचिए कि ऐसा क्यों है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। एक साफ रास्ता यह है कि उसे एक एंट्री पर कंडीशन लगा दीजिए जो रो और कॉलम दोनों में आती है। दूसरी रो में 5 एंट्रीज हैं और तीसरे कॉलम में भी 5, पर उनमें एक एंट्री दोनों में कॉमन है, A23। यही एंट्री सवाल को कठिन बनाती है, इसलिए उसी पर कंडीशन लगाइए। पहला केस, A23 बराबर 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब रो का सम 3 करने के लिए बची 4 एंट्रीज में से ठीक 2 को 1 होना चाहिए। ऐसे तरीके हैं 4 चूज 2 यानी 6, और उन 4 एंट्रीज की कुल पॉसिबिलिटीज 2 टू द पावर 4 यानी 16। तो प्रोबेबिलिटी 6/16। कॉलम के लिए भी बिल्कुल यही। और अब ये दोनों सचमुच इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि इनकी बची एंट्रीज अलग अलग हैं। दूसरा केस, A23 बराबर 0, प्रोबेबिलिटी फिर 1/2। अब बची 4 एंट्रीज में से 3 को 1 होना चाहिए, यानी 4 चूज 3, जो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी 4/16 दोनों तरफ। अब जोड़ दीजिए 1/2 इंटू 6/16 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4/16 का स्क्वायर, ये बनता है 52/512, यानी लगभग 0.10, जो ऑफिशियल रेंज के बिल्कुल अंदर है। ब्रूट फोर्स से भी यही निकला। 9 आजाद एंट्रीज के सारे 512 पैटर्न्स गिने गए और उनमें से ठीक 52 ने दोनों शर्तें मानी। अब इस सवाल का जाल, और ये बहुत महीन है।
सबसे आम गलती है दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट मानकर सीधे गुणा कर देना। किसी एक रो का सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी है 5 चूज 3 अपॉन 2 टू द पावर 5 यानी 10 अपॉन 32। इसे स्क्वायर कर दीजिए तो मिलता है 0.0976 जो राउंड होकर 0.10 ही बनता है। यानी इस बार गलत तरीका भी सही डिब्बे में जा गिरा, पर सिर्फ इत्तेफाक से, राउंडिंग की वजह से। सवाल जरा बदलिए और झूठ पकड़ा जाएगा। अगर दोनों सम्स 5 मांगे जाते तो सही जवाब है सारी 9 एंट्रीज का 1 होना, यानी 1 अपॉन 512, और इंडिपेंडेंट मानकर गुणा करने पर आता 1 अपॉन 524 फॉर दोगुना फर्क। इसलिए शेयर्ड सेल दिखते ही कंडीशन लगाइए। और अब 5वां सवाल, जो इस पूरे सेट में सबसे कड़ा है। ये मेरा बनाया हुआ MSQ है। गेट से एक कदम ऊपर 2 मार्क्स। वर्ड लीजिए STATISTICS। इसमें 10 लेटर्स हैं, S3 बार, T3 बार, I2 बार और अ तथा C एक एक बार। इसकी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स पर 4 दावे किए गए हैं। ऑप्शन A कहता है कुल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स 50,400 हैं। ऑप्शन B कहता है जिनमें तीनों S एक साथ हों वो 6,720 है। ऑप्शन C कहता है जिनमें कोई 2S आमने सामने न हो वो 23,520 है। और ऑप्शन D कहता है जिनमें कम से कम 2S आमने सामने हो वो 47,040 हैं। कौन कौन से सही हैं? वीडियो रोककर पूरा हिसाब कीजिए। यहां चारों को अलग अलग जांचना पड़ेगा। पहले लेटर्स गिन लीजिए, S3 बार, T3 बार, I2 बार, A एक बार, C एक बार, कुल 10। तो टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर 10 फैक्टोरियल है 3,628,800 और नीचे 6 इंटू 6 इंटू 2 यानी 72। भाग देने पर मिलता है 50,400। ऑप्शन A बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन B, तीनों S को एक साथ रखना है तो उन्हें ग्लू करके एक सिंगल ब्लॉक मान लीजिए। अब अरेंज करने को बचे 8 यूनिट्स। वो ब्लॉक 3T, 2I, एक A और एक C। इनकी अरेंजमेंट्स हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 40,320 अपॉन 12 जो 3,360 है। ऑप्शन B ने 6,720 कहा था। वो तब आता है जब आप T का दोहराव तो हटाते हैं पर I का भूल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन B गलत है। अगला हिस्सा गैप मेथड वाला है और उसकी तस्वीर ये है। एक स्टेज पर वुडन चेयर्स की एक लाइन है जिनमें से 3 चेयर्स लाल रंग की हैं। गौर कीजिए, कोई भी 2 लाल चेयर्स आमने सामने नहीं है। बीच में हर बार कम से कम एक सादी चेयर पड़ी है। ऐसा हुआ कैसे? पहले सादी चेयर्स रखी गईं और फिर उनके बीच बनी खाली जगहों में से कुछ चुनकर उनमें लाल चेयर्स बिठा दी गईं। बस यही पूरा गैप मेथड है। जब भी नो टू एडजेसेंट की शर्त दिखे, यही तस्वीर याद कीजिए। पहले बाकी सबको बैठाइए, फिर गैप्स में से चुनिए। सीधा गिनने की कोशिश हमेशा भारी पड़ती है। अब ऑप्शन C, कोई भी 2S आमने सामने न हो। गैप मेथड लगाइए। पहले S के अलावा बाकी 7 लेटर्स बैठाइए यानी T, 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 I, A और C। इनकी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 5,040 अपॉन 12 जो 420 है। अब इन 7 लेटर्स के आसपास गैप्स गिनिए। शुरू में 1 और हर लेटर के बाद 1 यानी कुल 8 गैप्स। इनमें से 3 गैप्स चुनकर उनमें एक एक S रख दीजिए। 8 चूज 3 यानी 56 है। एक गैप में एक ही S इसलिए वो कभी आमने सामने नहीं आ सकते। तो जवाब है 420 इंटू 56 यानी 23,520। ऑप्शन C बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन D, कम से कम 2S आमने सामने, ये नो टू एडजेसेंट का सीधा उल्टा है।
इसलिए टोटल में से वही घटाइए। 50,400 माइनस 23,520 यानी 26,880। ऑप्शन डी ने 47,040 कहा था, जो टोटल माइनस ऑल थ्री टुगेदर है, इसलिए सही आंसर है। और सी, पूरी तस्वीर एक टेबल में रख लीजिए, क्योंकि इसी टेबल में इस सवाल का सबसे गहरा जाल छिपा है। हर स्टेटमेंट के सामने सही वैल्यू लिखी है और आखिरी कॉलम में वर्डिक्ट। अ सही 50,400, बी गलत, सही वैल्यू 3,360 है, 6,720 नहीं। ये चूक आई के दोहराव को भूलने से आती है और आइडेंटिकल लेटर्स वाले हर सवाल में यही सबसे आम गलती है। सी सही 420 इंटू 56 यानी 23,520 और डी गलत, और यही असली जाल है। एटलीस्ट टू एडजेसेंट ऑल थ्री टुगेदर का उल्टा नहीं है। जिन अरेंजमेंट्स में ठीक टू एस साथ हैं और तीसरा एस अलग खड़ा है, वो एटलीस्ट टू में गिने जाएंगे, पर ऑल थ्री में नहीं। सही उल्टा नो टू एडजेसेंट का होता है, इसलिए घटाना उसी में से था। ये फ्रॉक पकड़ लिया तो अरेंजमेंट्स वाला कोई भी सवाल आपको नहीं हरा सकता। पांचों निपट गए। दोहराइए क्या क्या हाथ लगा। एटलीस्ट दिखे तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट। एक माइनस कुछ भी न होने की प्रोबेबिलिटी, कभी केसेस जोड़कर नहीं। कमिटी या टीम दिखे तो कॉम्बिनेशन, और अलग अलग ग्रुप्स में से चुनना हो तो हर ग्रुप का काउंट निकालकर मल्टीप्लाई कीजिए। आइडेंटिकल चीजों को बॉक्सेस में बांटना हो तो स्टार्स एंड बार्स, जहां बार्स हमेशा बॉक्सेस से एक कम होती है और ऑल पॉजिटिव चाहिए, तो पहले हर बॉक्स को एक दे दीजिए। जब टू इवेंट्स किसी एक चीज को शेयर करते हो तो इंडिपेंडेंस मान लेना सबसे महंगी गलती है। उस साझा चीज पर कंडीशन लगाइए। और अरेंजमेंट्स में ऑल टुगेदर, नो टू एडजेसेंट और एटलीस्ट टू एडजेसेंट, तीनों अलग अलग सवाल हैं। इतना पक्का है तो असली पेपर का काउंटिंग वाला सवाल आपको आसान लगेगा।